हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 है ये मेरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ मैं। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये न्यू सिलेबस है 2020-2021 का, और चैप्टर 3 सत्ता के बेकले केंद्र पार्ट 3। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रूस की शुरुआती दौर कैसे रहा। जब आपको पता है कि रूस का जो ये क्षेत्र है, ये देख लो, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाता हूँ मैं, ये रूस का क्षेत्र है। रूस का क्षेत्र में, और ये जो है बाकी एशिया का क्षेत्र आ जाएगा, बाकी दूसरा क्षेत्र ये अमेरिका आ जाएगा, ब्राज़ील, अफ्रीका और बाकी अन्य देश आ जाएंगे इसमें। उसके बाद जो है ये रूस का क्षेत्र है। आज हम पढ़ने वाले हैं रूस का शुरुआती दौर। और उसके बाद दूसरी इसमें जापान के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं रूस का शुरुआती दौर कैसा रहा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। शुरुआती दौर, रूस का जो शुरुआती दौर था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। रूस भी इन 15 गणराज्यों में एक था। मतलब जो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उसमें जो 15 गणराज्यों का मिलकर सोवियत संघ को बनाया गया था। 1917 में सोवियत संघ को बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था 15 गणराज्यों को मिलाकर। तो 15 गणराज्यों में मतलब रूस भी शामिल था। 15 गणराज्यों में रूस भी उसमें शामिल था। और रूस 1917 से लेकर 1991 तक रूस यूएसएसआर का हिस्सा रहा। 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के बाद रूस एक देश बना और इसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जब 1917 में क्या हुआ कि 1917 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, और विखंडन होने के बाद उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। मतलब पूरे 15 गणराज्यों का इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया सोवियत संघ का, जब उसका विखंडन होने के बाद सोवियत संघ का। और सोवियत संघ के पास थे, मतलब जो यानी कि जो भी अधिकार सोवियत संघ के पास थे वह सभी रूस को दे दिए गए, जैसा कि परमाणु हथियार और यौनाओं की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। उन सभी संधियों का पालन रूस को करना था जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच गई थी। मतलब जो एक ऐसा है कि जैसे कि जो सुरक्षा जो सोवियत संघ के पास थी, सारी संधियाँ, मतलब हथियार हो गए, परमाणु हथियार हो गए, सुरक्षा परिषद संधि हो गई, और बाकी सब जो सदस्य थी वो सभी जो है रूस को संभालना था। उसके बाद उन्हें संभाला। उसके बाद जो है, और जो मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने जो है रूस ने उसको उत्तराधिकारी बन गया, और उसको सभी इसका पालन करना पड़ा। और उसके बाद जो है चलते हैं अगली स्लाइड पे। रूस की भौगोलिक विशेषताएं। रूस उत्तरी एशिया का एक देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप और कुछ ऐसा पूर्वी यूरोप के अंदर आता है। आकार के अनुसार यह भारत से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब जो रूस है वो उत्तरी एशिया का एक देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है माना जाता है इसे। और इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप और कुछ ऐसा एशिया पूर्वी देशों के यूरोप के अंदर आता है। आकार के अनुसार यह भारत के लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से रूस विश्व में 7वें नंबर पर आता है। और चलते हैं अगली विशेषता क्या है। ये भौगोलिक किसी विशेषता है, तो मतलब जो जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 7वें नंबर पर रूस आता है। चलते हैं रूस की राजनीतिक विशेषता क्या क्या है। रूस एक लोकतांत्रिक देश है, और रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी राष्ट्रभाषा रूसी है। मतलब जो रूस है उसकी लोकतांत्रिक देश है, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, वैसी सेम जो है रूस एक लोकतांत्रिक देश है। और रूस की जो राजधानी है मॉस्को है, इसकी राष्ट्रभाषा रूसी है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। यहाँ पर भी अन्य देशों की तरह भी सामान्य रूप से चुनाव होते हैं और नेताओं को चुना जाता है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा भारत में और अन्य देशों में भी चुना जाता है। मतलब अपने जो प्रतिनिधि है, जो चुनाव भी होते हैं, जैसे वैसे ही सेम तरीके से रूस में भी ऐसा होता है, उसमें भी चुना जाता है। मतलब अपना प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, अपना कोई भी चुना जाता है, जैसे कि हर अन्य देशों में होता है, अपना नेता चुना जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं रूस की आर्थिक विशेषता है। आकार के मामले में भले ही रूस एक बड़ा देश है, पर आर्थिक विकास के मामले में रूस उतंत नहीं है। जीडीपी के अनुसार रूस का 11वां
स्थान है। रूस के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार हैं। मतलब जो 11वें स्थान पर है रूस, और उस जीडीपी के अनुसार जो है 11वें स्थान पर है। और रूस के पास जो है भरपूर मात्रा में खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है, गैस के भंडार हैं। इन संसाधनों की वजह से रूस विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है। पर अगर आर्थिक रूप से अमेरिका से तुलना की जाए तो रूस काफ़ी पीछे रह जाता है। मतलब कि कई देशों से जो ज़्यादा वो है, संसाधन सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो अगर तुलना की जाए अमेरिका से तो लेकिन वो पीछे रह जाता है, बाकी देशों से सबसे आगे है संसाधनों के मामले में। प्राकृतिक संसाधन और इन सभी अन्य संसाधनों के अलावा भी वह सबसे आगे है। अमेरिका के थोड़ा सा पीछे हैं, बाकी सबसे आगे हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं रूस की सैन्य विशेषता क्या क्या है। हथियारों के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। परमाणु हथियार, युवाओं की सुरक्षा, परिषद की स्थायी सदस्यता, सैन्य समझौता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान है। सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका को बराबरी टक्कर देता है। मतलब कि आपको पता होगा, जैसे इसकी सैन्य जो रूस की सैन्य विशेषता है, वो हथियार के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे एक है। परमाणु हथियार, यूएनओ की सुरक्षित परिषद, मतलब कि इसके पास परमाणु हथियार भी है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भी है। और सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान है अमेरिका के अलावा। मतलब अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रूस आता है। सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका को बराबरी टक्कर देता है। मतलब जो उसको अमेरिका है दूसरे, जब अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर वो रूस है, तो वह अमेरिका को टक्कर देता है। चलते हैं, देखते हैं रूस और भारत के संबंध। जो रूस है और उसके भारत के संबंध में क्या क्या संबंध है। भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा सोवियत संघ था जब, तो नेहरू जी थे, नेहरू जी के साथ, और प्रधानमंत्री जो हमारे नेहरू जी थे पहले। और आपके रूस और भारत के संबंध, मतलब आपने देखा होगा कि भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। जो रूस है और भारत है, उसकी पहले सोवियत संघ था जब, सोवियत संघ के और भारत के बहुत अच्छे संबंध थे पहले से ही, शुरू से ही। और उसके बाद साम्यवादी देश हैं और संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। मतलब आपने देखा होगा पहली वीडियो में जब मैंने बताया था कि जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब द्वितीय विश्व था, तो शीत युद्ध था, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा मदद जो, मतलब अमेरिका जो भारत था वो किसी से नहीं मिला। वो गुटनिरपेक्षता का, मतलब गुटनिरपेक्षता अपनाया। तो उसमें जो है उसके अलावा भी अमेरिका और सोवियत संघ ने भारत ने संबंध अच्छे बनाए। उसके बाद जो है रूस ने कभी कभी जो है, मतलब अन्य बार जो है कभी कभी उनने मदद की है भारत की। मतलब रूस के साथ जो है हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं भारत के साथ, और उन्होंने कभी कभी मदद भी की है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व है। दोनों देश की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ और भारत रूसी हथियारों का खरीदार। भारत में रूस से तेल का आयात, वैज्ञानिक योजना और रूस में की मदद, कश्मीर मुद्दों पर भी रूस का भारत का समर्थन है। मतलब आपने देखा होगा जब भी कुछ कुछ युद्ध होते रहते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का, भारत चीन का, तो मतलब कभी कभी जो है रूस ने भी उनमें भी इन्होंने हथियारों की कभी मदद की है, कभी तेल की में सहायता की है, वैज्ञानिक योजना में सहायता की है, कश्मीर मुद्दे पर भी सहायता की है। मतलब कभी ना कहीं जो है रूस बहुत ज़्यादा मदद करता है भारत की। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब जानेंगे हम जापान के बारे में। जैसा कि आपको पता है एक छोटा सा देश है जापान। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है, जिसमें कि बहुत टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। जैसे आपने मेट्रो देखी होगी, और उसके बाद हवा में उड़ने वाली वो चुंबकीय वाली मेट्रो देखी होगी जो उड़ती है। और बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, और छोटे से देश होने के कारण भी लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है इसमें। टेक्नोलॉजी है उसके कारण जो है विश्व में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर है माना जाता है इसे। चलते आगे, देखते हैं इसका देश की। देख रहे हो जापान है ये, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी, इसकी जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अधिक ज़्यादा है। मतलब छोटा सा देश होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें विकसित है। चलिए जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, जापान और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान दोहरी राष्ट्रों
में शामिल था। मतलब जब आपको पता होगी, जब 1945 में जब जापान पर अमेरिका द्वारा बम गिरा दिया गया था, तो बम गिराने के बाद भी जापान जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ बाद में भी, उसके बाद भी। तो जापान, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है वो दूरी राष्ट्रों में शामिल था। और जापान की दूरी राष्ट्रों में शामिल होने के बाद भी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी सन 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए। यह बम जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। और ये सबसे ज़्यादा याद रखना मेन है, जो 2 शहर कौन से थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि अमेरिका द्वारा गिरा दिए गए थे परमाणु बम। याद रखना, हिरोशिमा और नागासाकी गिराए गए थे, और इन इन शहरों में गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे। और इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। इन बमों की वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई, और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब उसके आगे। और इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई, और आज जापान विश्व के कुछ मुख्य देशों से एक है। मतलब जैसे देखेंगे, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल चुका है जापान। और इसके जो अर्थव्यवस्था थी, वो जब हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर पे जब गिराया, तो ये आत्मसमर्पण कर दिया इनने। और उसके बाद भी जापानी जो लोग थे वहाँ, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और चलाने के बाद भी उन्होंने अपने विश्व में सबसे ज़्यादा अपने आगे बढ़ाया अपने आप को, और मुख्य देशों में से एक बने। जापान की भौगोलिक विशेषता क्या क्या है? जापान पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63वें स्थान पर आता है। जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में 11वें स्थान है। जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। जापान विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी आदि में प्रभावित होता रहता है। मतलब कि आने वाले जो जापान है, उसमें जो भौगोलिक विशेषता है वो क्या है कि जापान में कई बार जो है सुनामी भी आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है, और उसमें जो प्राकृतिक आपदा भी आती रहती हैं। उसी के कारण जो है वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जापान में जो है कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, भूकंप, सुनामी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती रहती हैं। और चलते आगे देखते हैं इसकी राजनीतिक विशेषताएं। जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी। वर्तमान में जापान के राजा नारुहितो है। जापान का राजनीतिक मुखिया यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। यहाँ की राष्ट्रभाषा जैपनीज है। मतलब जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो अबे हैं, और यहाँ की जो राजनीतिक मुखिया का यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ के जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में जापान का राजा नारुहितो है। मतलब यहाँ पे लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी स्थापित है कुछ कुछ। और उसके बाद लोकतंत्र जो प्रधानमंत्री है वो शिंजो अबे है। राष्ट्रभाषा क्या है इसकी? जैपनीज है राष्ट्रभाषा। चलते अगले देखते हैं, जापान की आर्थिक विशेषता क्या क्या है? जापान विश्व का सबसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है। जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में 3रा स्थान है। प्रत्येक प्रकार के उत्पादों का जापान द्वारा निर्यात किया जाता है। इतनी सारी आपदाओं से घिरा होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं आगे निकल चुका है। मतलब कि जापान की आर्थिक विशेषता जो है, आप देख सकते हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है, कई देशों से आगे निकल चुका है। देख रहे हो तुम, इसमें आपदा कहीं कहीं आती रहती हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में बम गिरा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और वह आगे बढ़ा। उसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड पे, जापान की सैन्य विशेषता क्या क्या है? जापान की सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना मानी जाती है। सेना पर किए जाने वाले खर्च के अनुसार विश्व में जापान का चौथा स्थान है। उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी जापानी सेना की मुख्य विशेषता है। सैन्य ताकत के मामले में जापान विश्व के कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है। हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व के बड़े देशों के बीच स्थित है। मतलब कि जापान, अगर आप देखा जाओ तो इसकी जो सैन्य खर्चा है वो चौथे स्थान पर माना जाता है, और इसकी सैन्य ताकत बहुत ज़्यादा है। मामले में जब मानने में सबसे देश में सबसे एक है। हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व के बड़े देशों के बीच स्थित है। चलिए अगले देखते हैं, अगली स्लाइड। उसके बाद देखते हैं भारत के बारे में पढ़ते हैं हम। आप देख रहे होंगे भारत का मैप, आप देख रहे होंगे इसमें जो है इधर आ तो ये
आता है भारत का मैप। और ये बाकी एशिया के मैप है, आपने देख ही लिया है। और इसके बाद दिखाता हूँ अगले का शुरुआती दौर। जैसा कि आप जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटिश भारत मुख्य रूप से दो देशों में बट गया। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है वह देश भारत जो था वो दो हिस्सों में बट गया। वो था पहला भारत और दूसरा था पाकिस्तान। मतलब इन दो देशों में बट गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब दो देशों में बट गया, उसके बाद भी भारत को नई नई समस्या आई। वो क्या आती है भारत में, जब दो देशों में जब भारत जो बट गया, उसके बाद भारत में क्या समस्या आई, देसी रजवाड़े क्या चाहते थे कि वो भी अलग राज्य इसमें बनाना चाहते थे, अलग मतलब अपने राज्य अपना देश बनाना चाहते थे। उसके बाद जो इसमें दिक्कतें आई उसमें बता देता हूँ मैं आपको कैसा हुआ। ये आप देख रहे हो इस मैप में, यहाँ पाकिस्तान ये अलग हो गया, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश दो हिस्से में ये अलग हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद आप देख रहे हो ये सफ़ेद सफ़ेद ये देख रहे हो, ये जो है ये भारत है और ये रजवाड़े हैं, ये पिंक पिंक देख रहे हो ये रजवाड़े हैं। इन दो हिस्सों में बट गया। तो उसके बाद क्या हुआ, रजवाड़े जो है इसमें नहीं आना चाहते थे, मतलब भारत में नहीं आना चाहते थे। तो भारत में जो और दूसरे थे देसी रजवाड़े, आज़ाद होने के साथ भी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इन देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। समय के साथ लगभग सभी देसी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ के जो नेता थे इन्होंने क्या करा कि देसी रजवाड़ों को अपने भारत में शामिल कर लिया। शामिल करने का मतलब धीरे धीरे जो है लगभग सभी देश जो है रजवाड़े में शामिल हो गए और इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। मतलब क्या हुआ, उसमें नई नई समस्या तो आती रही। क्या हुआ कि जब 1945 में 1945 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद भी उसको समस्या नहीं आई। क्या हुआ कि जब पाकिस्तान अलग हो गया, उसमें पाकिस्तान के भी दो क्षेत्र बने, एक थे पाकिस्तान और दूसरा था बांग्लादेश। ये पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे। जैसा कि आपको देख रहे हो ये दो क्षेत्र थे, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पाकिस्तान और यहाँ बांग्लादेश, यहाँ दो हिस्से में ये पाकिस्तान और ये बट गया। उसके बाद जो है भारत अकेला रह गया। उसमें भी देखा इन दिक्कतें आई, बहुत ही देसी रजवाड़े जब नेहरू ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, उसके बाद देसी रजवाड़े वो शामिल हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत और चीन पंसिल समझौता भारत और चीन का जो पंसिल समझौता कैसे हुआ, 1954 में भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता किया गया। इन समझौते में 5 संधियाँ थी। एक, दूसरे की अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान और परस्पर आक्रमण। मतलब क्या हुआ, 1954 में भारत और चीन के बीच पंसिल योजना समझौता हुआ। इन समझौते में 5 सिद्धांत थे। एक, दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण सहस्ती बनाना। चलिए अगले देखते हैं। मतलब इनके बीच जो है समझौता रहा। उसके बाद तिब्बत देखते हैं। तिब्बत सबसे मेन जो उसमें कारण बना, भारत और चीन के बीच इसका विवाद, सबसे ज़्यादा विवाद जो रहा है वो तिब्बत रहा है। वो कैसे रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। भारत और चीन, तिब्बत की समस्या। तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थिति एक छोटा सा देश है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है। मतलब जो चीन है वो तिब्बत पर हमेशा से ही अपना जो अधिकार है वो जताता हुआ आया है शुरू से ही। पर भारत का मानना इसे ठीक उल्टा था। 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तें के साथ भारत ने चीन व तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। स्थिति खराब होते हुए देखा स्थिति जब खराब हो गई तिब्बत की, तो तिब्बत के धर्म गुरु जो दलाई लामा थे, 1959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी और यहीं से युद्ध की शुरुआत हुई जो भारत और चीन की। इस कदम को क्या हुआ, चीन ने उसके आंतरिक मामलों को हक से बताया और इस कदम को कड़ा विरोध किया। मतलब क्या हुआ कि जब 1959 में जब भारत ने तिब्बत को अपने दलाई लामा जो थे उन्होंने शरण मांगी दलाई लामा ने भारत से, तो भारत ने उन्हें शरण दे दी। देने के बाद जो है चीन जो है उस पर
आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप माना और उस पर विरोध किया, उस पर कड़ा विरोध किया। चलते हैं अगला देखते हैं। भारत और चीन। आप जैसे जानते हो कि भारत और चीन का सीमा शुरू से ही विवाद रहा है। भारत और चीन का विवाद, सीमा विवाद। भारत और चीन के सीमा विवाद विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र को लेकर है। दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा मैप में देख रहे हो। आप मैप देख रहे हो, मैप में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो ये जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और आपका जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये जो इस पर अपना अधिकार जताता है, ये जो आपका चीन है वो अपना अधिकार जताता है। इसी के बीच कहीं जो है लड़ाई होती रहती है, मतलब विवाद इसके पीछे है। मेन मुद्दा नेपा क्षेत्र को लेकर था। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया और भारत ने कहा कि ये मामला अंग्रेज़ों के समय सुलझाया जा चुका है, पर चीन ने इस बात से इनकार कर दिया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई के चीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और वह सड़क बनाई और भी बना भी ली शुरू कर दी बनानी शुरू कर दी। दोनों देशों के नेताओं के बीच काफ़ी सारी चर्चाओं हुई, पर समस्या सुलझाई ना जा सकी। कई बार दोनों देशों के सेना के बीच झड़प भी हुई, पर कोई हल ना निकला। मतलब क्या हुआ कि जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन और भारत कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जता लिया और वहाँ पर सड़क भी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है जब चर्चा हुई दो नेताओं के बीच, भारत और चीन के बीच जब दो नेताओं के बीच बात हुई तो चर्चा हुई, तो उसके बाद भी ये सुलझा ना सके। उसके बाद उन्होंने ये नहीं माना और उसके बाद जो है कई बार दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई और पर कोई हल नहीं निकला। चलते अगले देखते हैं। भारत और चीन। पंचशील समझौता और चीन पर भरोसे के कारण नेहरू जी को कभी ऐसा लग ही नहीं ही कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, पर इस बार नेहरू जी गलत साबित हुए और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तो 1962 में जो है चीन और भारत का युद्ध हुआ। भारत और चीन युद्ध 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस मामले के कारण भारत को तैयारी का मौका नहीं मिला और चीनी सेनाओं भारत में काफ़ी अंदर आ गई और अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध विराम किया घोषणा कर दी गई और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और जब 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उसमें क्या था, चीन ने सीधा हमला कर दिया और इसमें जो भारत की तैयारी थी वो हो नहीं पाई थी। उसके बाद जो है भारत को इस युद्ध का हार का सामना करना पड़ा और इसी के कारण जो है भारत 1962 में युद्ध हुआ और 1962 में जब युद्ध हुआ था तो उसमें भारत को अपना नुकसान हुआ और जो है हार का सामना करना पड़ा। भारत और चीन युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। भारत हार गया, भारतीय विदेशी नीतियों की आलोचना की गई और कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू जी की छवि को नुकसान हुआ। क्या हुआ, जब भारत और चीन की जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो है विदेशी नेता जो थे, उन्होंने सैन्य कमांडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और रक्षा मंत्री ने वीके कृष्ण जो मेनन थे, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया और भारत में काफ़ी मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। नेहरू जी की छवि का नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। तो आपको जैसे पता है भारत में जो है 1947 कश्मीर विवाद, आपको पता ही होगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमेशा होता रहता है, मतलब कभी कुछ विवाद, उसमें विवाद चलते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर। और 1947 कश्मीर विवाद, आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर। इस युद्ध में भारत का विजय प्राप्त हुआ। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे भारत पीओ को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। मतलब उनने जो है अपना नाम दे दिया है पीओ को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, और जो भारत है उनने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। मतलब कि जो पाकिस्तान है वो अपने देश में इसे शामिल मानता है।
उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान जो बीच युद्ध होता है वो क्या है, किस मामले पर है। वो मामला जैसे आपको पता है कि जो कश्मीर का है, पीओके, पीओके के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। 1965 में क्या हुआ कि 1965 में नदी जल बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ कि 1962 में हुए चीन युद्ध के बाद, जब 1965 में जब जल बंटवारा हुआ, क्या हुआ कि 1962 में जब चीन युद्ध के बाद भी भारत की समस्या समाप्त नहीं हुई, 1965 में क्या हुआ कि जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको पता है, जब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है उसका भारत हार गया था। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद भी भारत पर समस्या कम नहीं हुई। उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया जल बंटवारे के ऊपर। इसके बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ। एक तो 1965 में हुआ, उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1971 में। वो कैसे हुआ, जब आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो है भारत के साथ जब अलग अलग हुआ तो पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। वो कैसे था, मैं आपको मैप देखना पड़ेगा उसके लिए। उसका मैंने मैप दिखाया था मैं आपको, ये देख रहे हो आप। ये था पूर्वी बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है, अब इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे पहले, और ये पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे पहले। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बांग्लादेश था, वो उसे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कहने लगा कि भारत से कहा उनने कि हमें अलग देश चाहिए। तो उसी के बाद क्या हुआ, 1971 में वह युद्ध छिड़ा। मतलब 1971 में जब यह पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था और अलग देश अपना बनाना चाहता था, तो उसमें क्या हुआ, उन भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें हस्तक्षेप के कारण वह युद्ध हुआ। वो क्या हुआ कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, और यह युद्ध भारत की जीत हुई। इसमें भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी और एक नए राष्ट्र देश की बांग्लादेश के निर्माण के साथ ख़त्म हुआ। मतलब कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था वह आज़ाद हो गया, और पश्चिमी जो पाकिस्तान था वह अलग हो गया। मतलब ये पाकिस्तान जो था वह दो पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया। पूर्वी पाकिस्तान का जो नाम था वो बांग्लादेश पड़ा इसी के नाम से। और चलते हैं अगली स्लाइड देखते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषता क्या क्या है। भारत दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और विश्व में सबसे ज़्यादा संस्कृति और धार्मिक विभिन्नता इसमें पाई जाती है। भौगोलिक विशेषताएं भारत में। भारत की राजनीतिक विशेषताएं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, और संसदीय शासन प्रणाली है इसमें, और संघीय शासन प्रणाली मानी जाती है इसमें। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं इसके रामनाथ कोविंद हैं। चलते हैं अगले, देखते हैं अगली स्लाइड पे। भारत की जो आर्थिक विशेषता क्या क्या है। आज़ादी के बाद भारत ने मिश्र विकास के मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र को बराबर का महत्व दिया गया। 1947 से लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि दर सामान्य रही। 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव कर एलपीजी को अपनाया। यहाँ से भारत के विकास को बल मिला। 1991 के बाद से भारत के विकास की गति से तेजी आई, और वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक देश है भारत। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इसमें वृद्धि होती गई, और इसमें एलपीजी को उन्होंने अपना लिया है 1991 के बाद। आर्थिक बदलाव हुए, और 1947 में लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि दर सामान्य रही, और 1991 से भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव कर एलपीजी को अपनाया। यहाँ से भारत के विकास को बल मिला। 1991 के बाद से भारत के विकास की गति से तेजी आई, और वर्तमान में जो है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक देश माना जाता है भारत। और चलते हैं अगली स्लाइड देखते हैं। भारत की जो सैन्य विशेषता है वो क्या क्या है। सैन्य क्षमता के अनुसार भारत विश्व के प्रथम 5 देशों में आता है।
सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरे स्थान है। परमाणु हथियार संपन्न देश है भारत, और यह नौ की शांति सेना में योगदान देता है। उच्च गुणवत्ता के हथियार एवं प्रशिक्षित सैनिक हथियार सेना की मुख्य विशेषता इसमें शामिल है। मतलब भारत भी जो है मेन सेना सैनिकों के अलावा भी इसमें सबसे ज़्यादा जो है अधिक सेना और 5वें स्थान पर आता है ये देश। और सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और परमाणु हथियार संपन्न देश भी माना जाता है ये भारत है। यूएनओ की शांति सेना भी इसमें योगदान देती है, और उच्च गुणवत्ता के हथियार एवं प्रशिक्षित सैनिक भारतीय सेना की मुख्य विशेषता है। मतलब कि सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है इसमें सैन्य क्षमता और परमाणु हथियार संपन्न देश, और यूएनओ की शांति सेना योगदान, उच्च गुणवत्ता के आधार पर हथियार एवं प्रशिक्षित सेना भारतीय मुख्य विशेषता मानी जाती है इसकी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।